हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग इस क्लासेस में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो होता है उसके लिए कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होता है उसके लिए दो पद्धति होती है। एक हमारी होती है IUPAC पद्धति और दूसरी हमारी होती है साधारण पद्धति। दो पद्धति के द्वारा किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि दो विधि जो है, एक है हमारी IUPAC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का फुल फॉर्म होता है। तो IUPAC पद्धति द्वारा हम लोग आज नामकरण करना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि यौगिक किसे कहते हैं। इंग्लिश में जिसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड, और दूसरा हमारा होता है कार्बनिक यौगिक। पहला हमारा होता है यौगिक जिसको हम लोग कंपाउंड, और दूसरा है कार्बनिक यौगिक जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में निश्चित अनुपात में जोड़ा जाता है तो उससे बनते हैं यौगिक। जैसे कि CO2 में कम से कम दो तत्व हैं, H2O ये इसमें भी दो तत्व हैं। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक अनुपात में जोड़ा जाता है तो उससे बनने वाला जो होता है हम उसे कहते हैं यौगिक। तो CO2 और एक H2O एक यौगिक है, लेकिन जब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इन सब के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करता है हम लोग उसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे कि CH3 एक कार्बनिक यौगिक है, CO2 एक कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो कार्बनिक यौगिक का मतलब है कार्बन जब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करेगा, और यौगिक जो होते हैं एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना। तो कार्बनिक यौगिकों का जो हम लोग नामकरण कर रहे हैं, इसके नामकरण के लिए हम लोग दो पद्धति है। पहला है IUPAC पद्धति और दूसरा हमारा है साधारण पद्धति। तो हम लोग पहली पद्धति के द्वारा देखेंगे कि कैसे यौगिकों का नामकरण किया जाएगा। तो जब IUPAC पद्धति के द्वारा नामकरण किया जाएगा तो इसके लिए हमें तीन मुख्य चीजों की आवश्यकता होगी। पहला हमारा है मूल शब्द, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्ड रूट। दूसरा हमारा है पूर्वलग्न, जिसे कहते हैं प्रीफिक्स, और तीसरा हमारा है अनुलग्न, का इंग्लिश नाम होता है सफिक्स। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे। किसी भी कार्बनिक यौगिक का जब भी नामकरण करेंगे हमें मूल शब्द की आवश्यकता होगी, पूर्वलग्न की आवश्यकता होगी और अनुलग्न की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि मूल शब्द किसे कहते हैं। तो कार्बन की संख्या के बदले प्रयोग होने वाला शब्द, कार्बन की संख्या के बदले प्रयोग होने वाला जो शब्द होता है उसे हम लोग कहते हैं मूल शब्द। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मूल शब्द के लिए हम लोग क्या क्या प्रयोग करेंगे। कार्बन के बदले प्रयोग होने वाला शब्द हमारा हो गया मूल शब्द। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है
यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 2 है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 3 है, तो हम लोग कौन से मूल शब्द का प्रयोग करते हैं? तो जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 1 रहेगी, उसके लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं मीथ। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 2 है, तो उसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग करेंगे ईथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है, तो उसके लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करेंगे प्रो। यदि कार्बन की संख्या 4 है, यदि कार्बन की संख्या 5 हो, तो कार्बन की संख्या 4 के लिए हम लोग मूल शब्द का प्रयोग करते हैं ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 हो, तो हम लोग मूल शब्द का प्रयोग करते हैं पेंट। इसी तरह आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 6 हो, कार्बन की संख्या 7 हो, कार्बन की संख्या 8 हो, कार्बन की संख्या 9 हो, कार्बन की संख्या 10 हो, तो हम लोग कौन से मूल शब्द का प्रयोग करते हैं? तो यदि कार्बन की संख्या 6 है, तो उसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं हेक्स। यदि कार्बन की संख्या 7 है, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे हेप्ट। यदि कार्बन की संख्या 8 है, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे ऑक्ट। यदि कार्बन की संख्या 9 है, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे नॉन। अगर कार्बन की संख्या 10 है, तो हम लोग उसके लिए प्रयोग करेंगे डेक। तो हम लोगों ने देखा कि कार्बन की संख्या के बदले जो हम लोग प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मूल शब्द। तो ये था हमारा पहला। दूसरा हमारा होता है पूर्व लग्न। तो चलिए देखते हैं कि पूर्व लग्न किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पूर्व लग्न किसे कहते हैं। तो मूल शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले प्रयोग होने वाला शब्द, जो शब्द मूल शब्द के पहले प्रयोग हो, उसे हम लोग कहते हैं पूर्व लग्न। इसके नाम में ही है कि पूर्व का मतलब होता है पहले, तो जो मूल शब्द के पहले आएगा हम लोग उसे कहेंगे पूर्व लग्न। पूर्व लग्न जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पूर्व लग्न जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है प्राथमिक पूर्व लग्न। प्राथमिक पूर्व लग्न। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्राथमिक पूर्व लग्न किसे कहेंगे। तो प्राथमिक पूर्व लग्न जो है मूल शब्द के तुरंत पहले आने वाला शब्द, मूल शब्द के तुरंत पहले आने वाला जो शब्द होता है, हम लोग उसे कहते हैं प्राथमिक पूर्व लग्न। प्राथमिक पूर्व लग्न जो है वो हमें कार्बन की श्रृंखला के बारे में जानकारी देता है। प्राथमिक पूर्व लग्न से हमें क्या पता चलता है? कार्बन की श्रृंखला के बारे में। कार्बन की 2 श्रृंखलाएं होती है, एक होती है इसकी बंद श्रृंखला और एक होती है हमारी खुली श्रृंखला। तो यदि कार्बन की श्रृंखला बंद है, तो बंद के लिए हम लोग जो शब्द का प्रयोग करेंगे वो है साइक्लो। अगर कार्बन की श्रृंखला बंद है, तो उसके लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करेंगे साइक्लो। और अगर कार्बन की संख्या खुली है, तो उसके लिए हम लोग किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि अगर हमारे नोमेनक्लेचर में अगर आ गया साइक्लोहेक्सेन, इसका मतलब है जो कार्बन की श्रृंखला है वो बंद है। और अगर लिखा हुआ है हेक्सेन, तो इसका मतलब कार्बन की श्रृंखला बंद नहीं है। क्योंकि अगर कोई प्राइमरी प्रीफिक्स का उपयोग नहीं हुआ है, अगर प्राथमिक पूर्व लग्न नहीं लगा है, मतलब श्रृंखला कैसी है? खुली है। लेकिन अगर साइक्लो शब्द लगा है, मतलब श्रृंखला कैसी है? हमारी बंद श्रृंखला है। तो हमें इससे ये प्राप्त हो रहा है कि बंद श्रृंखला और खुली श्रृंखला के बीच जो हमें जानकारी दे, उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक पूर्व लग्न। अब हमारा दूसरा है द्वितीयक पूर्व लग्न। तो चलिए देखते हैं कि द्वितीयक पूर्व लग्न किसे कहते हैं। तो द्वितीयक पूर्व लग्न प्राथमिक पूर्व लग्न से पहले, प्राथमिक पूर्व लग्न से पहले
प्राथमिक पुरुलग्न से पहले जो शब्द आए उसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक पुरुलग्न। द्वितीयक पुरुलग्न हमें बताता है प्रतिस्थापी के बारे में, प्रतिस्थापी के बारे में जानकारी देता है। तो द्वितीयक पुरुलग्न हमें प्रतिस्थापी के बारे में जानकारी देता है। प्रतिस्थापी किसे कहते हैं? जो कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में जो शाखा होती है उसे हम लोग प्रतिस्थापी कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए CH3 CH3 है, तो इस कार्बन की श्रृंखला में ये जो CH3 है वो प्रतिस्थापी हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर हमारे पास CH3F है, तो ये जो F हो गया ये प्रतिस्थापी हो गया। तो कार्बन की श्रृंखला में जो शाखा होती है उसे हम लोग प्रतिस्थापी कहते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रतिस्थापी होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रतिस्थापी के लिए क्या नाम लिखा जाता है। तो अगर हमारे कार्बन में प्रतिस्थापी के रूप में F है तो उसके लिए हम लोग नाम लिखते हैं फ्लोरो। यदि प्रतिस्थापी में Cl है तो हम लोग नाम यूज करते हैं क्लोरो। यदि प्रतिस्थापी में Br है तो उसके लिए हम लोग नाम यूज करते हैं ब्रोमो। यदि हमारे प्रतिस्थापी में CH3 है तो इसके लिए हम लोग शब्द यूज करेंगे मिथाइल। यदि हमारे प्रतिस्थापी में CH2CH3 है तो हम लोग इसके लिए प्रयोग करेंगे इथाइल। यदि हमारे प्रतिस्थापी में NO2 है तो इसके लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करेंगे नाइट्रो। यदि प्रतिस्थापी में I है तो इसके लिए हम लोग नाम यूज करेंगे I2। तो ये कुछ प्रतिस्थापी के नाम होते हैं जिन्हें याद रखना अत्यंत जरूरी होता है। तो द्वितीयक पुरुलग्न किसे कहेंगे? जो प्राथमिक पुरुलग्न से पहले आए, प्राथमिक पुरुलग्न से पहले आए और जो हमें प्रतिस्थापी के बारे में जानकारी दे, हम लोग उसे द्वितीयक पुरुलग्न कहते हैं। इसका अर्थ है कि इससे हमें ये प्राप्त होता है कि हम लोगों ने देखा कि जो मूल शब्द हैं, मूल शब्द के जो तुरंत पहले आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक पुरुलग्न। अब प्राथमिक पुरुलग्न से भी पहले जो आते हैं हम लोग उसे कहते हैं द्वितीयक पुरुलग्न। तो मूल शब्द किसके बारे में जानकारी देता है? कार्बन की संख्या के बारे में। कार्बन की संख्या के बारे में जो जानकारी दे उसे मूल शब्द कहते हैं। प्राथमिक पुरुलग्न किसके बारे में जानकारी देगा? कार्बन की श्रृंखला के बारे में। द्वितीयक पुरुलग्न किसके बारे में जानकारी देगा? प्रतिस्थापी के बारे में। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं कि अनुलग्न किसे कहते हैं। तीसरा जो हमारा है वो है अनुलग्न। तो मूल शब्द के बाद प्रयोग होने वाला शब्द, वो शब्द जो मूल शब्द के बाद आए उसे हम लोग कहते हैं अनुलग्न। अनुलग्न होते हैं दो प्रकार के। पहला हमारा होता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न जो है हमें कार्बन के बंध के बारे में जानकारी देगा कि कार्बन कौन से बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हमें कौन जानकारी देगा? प्राथमिक अनुलग्न। जैसे कि अगर कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड एकल बंध बना रहा है तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ANE। यदि कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं ENE। यदि कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो इसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग करेंगे YNE। जानकारी के लिए बता दें कि दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर सिंगल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो यदि दो इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड, यदि चार इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड, और यदि 6 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। यानी कि ANE जो है वो एकल बंध के लिए प्रयोग किया जाता है। ENE जो है
वो द्विबंध के लिए प्रयोग किया जाता है डबल बॉन्ड। YNE जो है वो त्रिबंध के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो प्राथमिक अनुलग्न किसे कहते हैं? जो हमें कार्बन के बंध के बारे में बताए। कार्बन कार्बन के बीच जो हमें बंध के बारे में जानकारी दे, हम लोग उसे कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न। अब हम लोग देखते हैं कि द्वितीयक अनुलग्न किसे कहते हैं। द्वितीयक अनुलग्न किसे कहते हैं? तो प्राथमिक अनुलग्न के बाद प्रयोग होने वाला शब्द, प्राथमिक अनुलग्न के बाद जो शब्द प्रयोग होता है हम लोग उसे कहते हैं द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न जो है वो हमें क्रियाशील समूहों के बारे में जानकारी देता है। क्रियाशील समूह की जो जानकारी देता है हम लोग उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न जो क्रियाशील समूह के बारे में जानकारी दे। क्रियाशील समूह कौन होते हैं? जो किसी यौगिक में सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। जैसे कि एक हमारा क्रियाशील समूह होता है OH। OH जो क्रियाशील समूह होता है ये होता है अल्कोहल। अगर क्रियाशील समूह में हमारा CHO है तो इसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। अल्कोहल के लिए हम लोग जो शब्द का प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा OL। एल्डिहाइड के लिए जो हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है AL। अगर हमारे क्रियाशील समूह में COOH है तो हम लोग इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए हम लोग जो नाम लिखते हैं वो होता है ओइक एसिड। क्या जोड़ते हैं? ओइक एसिड। तो द्वितीयक अनुलग्न जो है वो हमें क्रियाशील समूह के बारे में जानकारी देगा कि किस यौगिक में कौन कौन से क्रियाशील समूह जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए एक बार इन्हें हम लोग अच्छे से तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द के पहले कौन आता है? पूर्वलग्न। मूल शब्द के बाद कौन आता है? अनुलग्न। लेकिन इनमें भी प्रकार होते हैं, यानी कि मूल शब्द के बाद तुरंत बाद कौन सा अनुलग्न आता है? प्राथमिक अनुलग्न। इसके तुरंत बाद कौन सा अनुलग्न आता है? द्वितीयक अनुलग्न। इसके पहले कौन? मूल शब्द के पहले कौन आएगा? प्राथमिक पूर्वलग्न। अब प्राथमिक पूर्वलग्न के कौन पहले आएगा? द्वितीयक पूर्वलग्न। तो मूल शब्द किसके बारे में जानकारी देगा? कार्बन की संख्या के बारे में। प्राथमिक अनुलग्न किसके बारे में जानकारी देगा? कार्बन कार्बन के बंध के बारे में। कार्बन कार्बन के बंध के बारे में। द्वितीयक अनुलग्न किसके बारे में जानकारी देगा? प्रतिस्थापी के बारे में। प्राथमिक अनुलग्न किसके बारे में बताएगा? श्रृंखला के बारे में। और द्वितीयक पूर्वलग्न किसके बारे में बताएगा? तो प्रतिस्थापी के बारे में। जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो हमें क्रियाशील समूह के बारे में जानकारी देता है। द्वितीयक अनुलग्न क्रियाशील समूह के बारे में जानकारी देता है। द्वितीयक पूर्वलग्न प्रतिस्थापी के बारे में जानकारी देता है। तो मूल शब्द कार्बन की संख्या के बारे में जानकारी देगा। प्राथमिक पूर्वलग्न श्रृंखला के बारे में जानकारी देगा। द्वितीयक पूर्वलग्न प्रतिस्थापी के बारे में जानकारी देगा। प्राथमिक अनुलग्न कार्बन कार्बन के बंध के बारे में जानकारी देगा। द्वितीयक अनुलग्न क्रियाशील समूह के बारे में जानकारी देगा। इसका मतलब कि अगर हम लिखते हैं कि 3-क्लोरो ब्यूटेन, तो यहाँ पर जो क्लोरो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रतिस्थापी।
ब्यूट जो हो गया वो हमारा हो गया कार्बन की संख्या के बदले हम लोग जो शब्द का प्रयोग किए हमारा हो गया मूल शब्द। ANE जो हो गया वो हो गया प्राथमिक अनुलग्न, जो हमें किसके बारे में जानकारी देता है, कार्बन के बारे में जानकारी देता है। तो आगे हम लोग नामकरण करेंगे। हम लोग जब भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे इन्हीं 5 चीजों का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे नामकरण में। तो आगे बने रहिए, कल के क्लासेस में हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।